नमन बार काउंटर पर बैठा शराब पर शराब पिए जा रहा था। अनामिका उसके पास आई और गिलास छीनकर दूर करते हुए बोली, नमन और कितना पियोगे, संभालो खुद को। अगर माँ ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, गुस्सा करेंगी। वैसे भी उनकी नज़रों में कोई खास इमेज नहीं है तुम्हारी। मॉम होगी भी कैसे, नानी माँ की नज़रों में तो हमेशा से कबीर ही महान है। वही उनका लाडला भी है, मैं तो कुछ भी नहीं। नमन गुस्से से अपनी लड़खड़ाती जबान में बोला, सबर कर बेटा, थोड़ा दिमाग से काम ले। ऐसे शराब पीने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। अनामिका बोली, आप ठीक कह रही हो मॉम, इस कबीर को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। नमन कबीर को देखकर गुस्से से बोला, अच्छा अब तू घर जा, वरना माँ तुझे ऐसे देख लेंगी। तू निकल यहाँ से जल्दी। ओके मैम, बाय। लेकिन इस कबीर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नमन नशे में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। शादी का दिन, दिव्या और अखिल दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पर जयमाला के लिए खड़े थे। लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में दिव्या बहुत सुंदर लग रही थी, तो वहीं दूल्हा बना अखिल भी जच रहा था। माही ने मेहरून कलर का लहंगा पहना था और कबीर ने भी उससे मैच कर सूट पहना था। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। माही ने बालों को खुला ही छोड़ रखा था, जैसा कि कबीर को पसंद है, लेकिन उसके बालों की एक लट बार बार उसकी आंखों पर आकर उसे परेशान कर रही थी। उसके हाथ में जयमाला की थाल थी और वो अपनी गर्दन को झटक कर बार बार लट को पीछे करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर कबीर उसके पास आया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। माही ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और होंठों को गोलकर बोली, थैंक यू। रिया उन दोनों को ऐसे देखकर उनके पास आई। जीजू, आप दोनों ना कहीं भी रोमांस करने लगते हो, आसपास तो देखिए। और माही तू चल, जयमाला का टाइम हो गया है। रिया माही को वहां से ले गई और कबीर रिया को घूरता रह गया। सॉरी मिस्टर राजपूत, वो रिया ऐसी ही है, राघव ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कबीर ने उसे आंखें छोटी करके देखा तो राघव ने अपना हाथ पीछे लेकर कहा, सॉरी। कबीर हंस पड़ा तो राघव ने भी उसे मुस्कुराकर देखा। वैसे तुम रिया के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो, कबीर ने सवाल किया। वो ऐसे ही मिस्टर राजपूत, नथिंग सीरियस, राघव हकलाते हुए बोला। अच्छा, किसे यकीन दिला रहे हो, मुझे या खुद को? कबीर ने उस पर गहरी निगाह डाली। मिस्टर राजपूत आप बिना, राघव अपने बालों में हाथ घुमाकर बोला। गुड चॉइस, अच्छी लड़की है रिया। राघव ने उसे हैरानी से देखा। थैंक यू मिस्टर राजपूत, राघव मुस्कुराकर बोला। हाँ, लेकिन ध्यान रहे उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। मेरी माही की बेस्ट फ्रेंड है वो। अगर उसे तकलीफ हुई तो मेरी माही को तकलीफ होगी, और माही की तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो समझ जाओ। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा और उसे एक टफ लुक देकर चला गया। कमाल है, ये तो सीधा धमका कर चला गया। इसकी बीवी की दोस्त से प्यार करके गलती तो नहीं कर दी। राघव खुद में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जयमाला, फोटो सेशन और डिनर के बाद बारी आई फेरों की। अखिल तो पहले से ही मंडप में बैठा था। कन्या को बुलाइए, पंडित जी की आवाज पर रिया और माही दिव्या को लेकर आई और अखिल की बगल में बैठा दिया। रिया राघव के पास आकर बैठ गई। वहीं माही कबीर के बगल में मंत्रों के साथ शादी की रस्में होने लगी। 7 फेरों के 7 वचन दोनों ने लिए। माही को अपनी शादी याद आ गई। जिस शादी को उसने मजबूरी में की थी, वही उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल बन गया था। माई की आंख नम हो गई। वो अपनी मुस्कुराती आंखों से कबीर को बहुत प्यार से देखने लगी। कबीर ने जब माही को ऐसे नम आंखों से खुद को देखते पाया तो इशारे से पूछा, क्या है? माही ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिला दिया। कबीर ने आहिस्ता से उसकी हथेली कसकर अपने हाथ में थाम ली, तो माही ने कबीर के कंधे पर अपना सिर रख दिया। दोनों एक दूजे का हाथ थामे शादी की रस्मों को देखने लगे। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगू दूजा। आरती नैनों से करती हूँ मन से तेरी पूजा। मैं तो धर्म ही समझू तेरी कही हुई हर बात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। अखिल ने दिव्या को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग में सिंदूर भर हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। शादी संपन्न हुई की घोषणा पंडित जी ने की। दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। दिव्या माई के गले लगी। दोनों की ही आंखें नम थी, लेकिन ये आंसू विदाई के साथ साथ खुशी के भी थे। खुशी नए सफर की शुरुआत की। सबसे मिलने के बाद कुछ ही देर में दिव्या की विदाई हो गई। महिमा और अनुपमा जी अभिनव के साथ घर चले गए। बुआ जी और नमन तो पहले ही घर चले गए थे। बाकी बचे मेहमान भी एक एक कर घर जा रहे थे। रिया और राघव तो माही के घर पर ही रुके हुए थे, क्योंकि वो दोनों शादी में माही के घर ही आए हुए थे। तुम घर चल रही हो? कबीर ने पूछा। माही ने अपने पापा की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ का इशारा कर दिया। माही उनके गले लग गई। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घर सुख से रहें
और मुझे क्या चाहिए? अरोरा जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। माही अपनी बुआ से मिली। बेटा फिर आ जाना दिव्या के पग फेरे के लिए, बुआ जी ने कहा। जी बुआ जी, मैं आ जाऊंगी, माही ने कहा। कबीर ने अरोरा जी और बुआ जी के पैर छुए। दोनों वहां से अपने घर के लिए निकल गए। कबीर का घर थके होने के कारण सभी देर तक सोते रहे। कबीर और अभिनव दोपहर तक ऑफिस चले गए। अनामिका महिमा और अनुपमा जी के साथ बैठकर लंच कर रही थी। माँ, आपकी लाडली नहीं दिखा दे रही? अनामिका ने तंज भरे लहजे में पूछा। माही सो रही है बुआ जी, थक गई है, जवाब महिमा ने दिया। वाह माँ, आपने तो बहुत सिर चढ़ा रखा है उसे। बोलो भला, घर की बहू अब तक सो रही है। अनामिका, तुमने सुना नहीं, थक गई है वो, अनुपमा जी अपनी सख्त आवाज में बोली। क्या माँ, हम भी तो शादी में गए थे, थक तो हम भी गए हैं, लेकिन नहीं, आपको तो जाने क्यों उस कबीर और उसकी बीवी वही सबसे अच्छे लगते हैं। अनामिका मुंह बनाकर बोली। अनामिका, अनुपमा जी थोड़ी तेज आवाज में बोली। माँ, अनामिका, नमन कहाँ है? अनुपमा जी ने पूछा। वो सो रहा है, अनामिका धीरे से बोली। शराब पीकर? अनुपमा जी ने घूर कर देखा। नहीं माँ, वो थक गया है। अनामिका नजरें चुराते हुए बोली। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया है उसने? अनुपमा जी ने पूछा। अनामिका ने नजरें झुका ली। अनामिका, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिराबान में झांक कर देखो। तुम्हें आखिर कबीर से क्या दुश्मनी है जो हर समय उसके पीछे पड़ी रहती हो, और अब उसकी पत्नी के पीछे भी पड़ गई? शायद तुम भूल गई कि वो इस खानदान की छोटी बहू है। अनुपमा जी के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। अनामिका गुस्से से बोली। नहीं मानती मैं उसे इस खानदान की छोटी बहू, क्योंकि नहीं है वो इस खानदान की बहू, और ना ही कबीर इस खानदान का। बस अनामिका, बस, एक शब्द और नहीं। अनुपमा जी अनामिका को गुस्से से घूरने लगी। अनामिका गुस्से का घूंट पीकर रह गई और पैर पटक कर वहां से चली गई। दादी माँ, महिमा उनके पास आई। महिमा, कैसे समझाऊं मैं अनामिका को? कैसे, कब सुधरेगी वो? दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बैठिए, आराम से बैठिए। महिमा ने उन्हें पानी पिलाया। अनुपमा जी कुछ शांत हुई। महिमा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ दादी माँ। महिमा डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। नहीं महिमा, मुझे डॉक्टर की नहीं, मन की शांति की ज़रूरत है, जो कि मेरी बेटी अनामिका ने छीन ली है। आप क्या करना चाहती हैं दादी माँ? महिमा ने मंदिर जाना चाहती हूँ, मुझे ले चलो। ठीक है दादी माँ, हम चलते हैं, रुकिए मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, महिमा ने कहा, और नौकर को गाड़ी निकलवाने का कहकर वापस दादी माँ के पास आई। भाभी, गाड़ी आ गई है, नौकर ने आकर कहा। चलिए दादी माँ। महिमा ने दादी माँ को संभल कर उठाया और दोनों बाहर चली गई। कुछ देर बाद नमन नींद से जागा। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो सारा घर खाली पड़ा था। ये इतना सन्नाटा क्यों है? घर के सारे लोग कहाँ चले गए? नमन बड़बड़ाया। शंकर, शंकर, नमन ने नौकर को आवाज लगाई। जी साहब, नौकर हाथ बांधे खड़ा था। घर के सारे लोग कहाँ गए? साहब, दादी माँ और भाभी मंदिर गई हैं, बड़े साहब और कबीर सर ऑफिस। नौकर सिर झुकाकर बोला। मतलब घर में कोई नहीं है? हाँ सर। और वो कबीर की बीवी, वो कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही होंगी, नौकर बोला। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, नमन ने कहा तो नौकर चला गया। ओह, तो मतलब इस वक्त उस कबीर की बीवी घर पर अकेली है, नमन खुद से बोला, और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कबीर के कमरे की तरफ बढ़ गया। माही अपने कमरे में बेपरवाही से सो रही थी, इस बात से बेखबर कि अगले ही पल उसकी लाइफ में कौन सा तूफान आने वाला है। नमन ने कबीर के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला और दबे पांव कमरे में गया। माही को बेड पर सोया हुआ देखकर उसके पास आया। गंदे तरीके से मुस्कुराकर अपनी हवस भरी नजरों से उसके चेहरे को घूरने लगा। उसने आहिस्ता से अपनी उंगली से उसके माथे को छुआ। माही नींद में कुनमुनाई। नमन ने तुरंत हाथ पीछे ले लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से उसके गाल पर उंगली छुआई, फिर उसके माथे से घुमाकर उसके गाल और गर्दन तक उंगली घुमाई। धीरे धीरे गर्दन से नीचे की ओर उसकी उंगली फिसलने लगी। किसी अनजान की छुअन महसूस होते ही माही की नींद खुल गई। अपनी आंखों के आगे नमन को देखकर वो उसकी उंगली झटके से हटाकर उठकर बैठ गई। तुम यहाँ, हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकलो यहाँ से, माही गुस्से से बोली। ओहो, नाराज क्यों होती हो मेरी जान? क्या हो गया जो मैं यहाँ आ गया? क्या हुआ जो तुम्हें छू लिया? नमन उसके करीब आया, उसके गालों की ओर अपना हाथ बढ़ाया। माई ने उसका हाथ झटक दिया। घटिया इंसान, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की तो। रिश्तों की मर्यादा भूल गए हो तुम, मैं तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूँ। ओ प्लीज़, मुझे तुम्हारे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्रॉमिस, नमन गंदे तरीके से बोला। छी, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हटो मेरे रास्ते से, माही गुस्से से बोली और बाहर जाने लगी। नमन ने उसे पकड़ लिया। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं शोर मचाऊंगी। लगता है कबीर की उस दिन की मार भूल गए तुम। माई उससे छूटने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं भूला मैं, अपने अपमान का बदला तो मैं कबीर से लेकर ही रहूंगा।
साथ ही तुम्हारा घमंड भी चूर करूँगा और तुम चाहे कितना भी शोर मचाओ, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस वक़्त घर में कोई नहीं है। नमन हँसते हुए बोला। ये देखकर माही ने उसके हाथ पर काट लिया तो नमन ने उसे छोड़ दिया। साली मुझे काटती है। नमन ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ माही को मार दिया। माही का सिर टेबल से टकरा गया। उसे चोट लग गई, होंठों के किनारे कट लग गया। नमन ने माही को बेड पर खींचकर पटका और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बहुत हाथ पैर चलते हैं तेरे। तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ आज। नमन उसके ऊपर झुकता ही जा रहा था। माही ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगाकर नमन को एक जोरदार धक्का दिया। वो नीचे फर्श पर जा गिरा। माही तुरंत उठ गई और दरवाजा खोलकर बाहर नीचे की ओर भागी। नमन भी उसके पीछे पीछे आया। कॉरिडोर से होते हुए वो सरपट दौड़े जा रही थी और रास्ते में जो भी चीज आती उससे टकरा जाती। वो भागते हुए नीचे आई। रुक साली, कहाँ भाग कर जाएगी? आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकती। नमन ये बोलकर उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। माही भागते हुए दरवाजे पर किसी से टकरा गई। किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। माही ने चेहरा ऊपर कर देखा तो कबीर को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही, तुम ऐसे ये सब क्या? कबीर माही की हालत देखकर बोला और उसने उसके पीछे दौड़ते नमन को देखा। आप आ गए। वो मेरे साथ जबरदस्ती। माही ये बोलकर रोने लगी। कबीर ने जब नमन को देखा तो वो सारी बात समझ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसी समय दादी माँ, महिमा और अभिनव भी आ गए और उन लोगों ने सब सुन लिया। माही की ऐसी हालत देखकर वो भी हैरान हो गए। अभिनव को तो नमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभिनव ने नमन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कबीर, देख क्या रहे हो? इसने हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मारो इसे। दादी माँ गुस्से से अपनी आंखों से अंगारे बरसते हुए बोली। कबीर ने माही को महिमा को संभालने को दिया और नमन को पकड़कर उसे पीटने लगा। नमन नीचे गिर गया। मना किया था ना मैंने तुम्हें, उस दिन समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं सुधरे। कबीर ने नमन को जमीन से उठाकर एक बार फिर पीटने लगा। कबीर के मुंह से ये सब सुनकर सभी हैरान हो गए। क्या कहा तुमने कबीर? इसने पहले भी ये हरकत की थी? अभिनव बोला। जी भैया, और दादी माँ, इसे तब भी मैंने रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन तब मैंने इसे बुआ जी की वजह से माफ कर दिया था। कबीर उसका कॉलर पकड़कर बोला। नहीं माफ करना चाहिए था तुम्हें इसे, इसकी हिम्मत इसीलिए बढ़ी। उसे और मारो कबीर, इसे और मारो कि आगे से किसी भी लड़की पर ये अपनी बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। दादी माँ के साथ साथ इस बार महिमा भी बोली। कबीर ने मार मार कर नमन को अधमरा कर दिया। अपने कमरे में सो रही अनामिका ने जब शोर सुना तो वो भी बाहर आई। नमन को कबीर से पिटते देख और दौड़कर नीचे आई। वो कबीर को रोकते हुए बोली, कबीर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? कबीर का हाथ छोड़ो अनामिका, नमन को इसके किए की सजा मिलकर रहेगी। दादी माँ ने सख्ती से कहा। किस बात की सजा? क्या किया है इसने जो आप इस लड़के से पिटवा रही हो? इसकी इतनी हिम्मत की है मेरे बेटे को पीटे? और नमन की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाले, हमारे खानदान की बहू को गंदी नजरों से देखे, उसे छुए? दादी माँ गरज कर बोली। एक पल को अनामिका स्तब्ध सी रह गई। बोलो, चुप क्यों हो? है कोई जवाब? माँ आप, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, इसने कुछ नहीं किया होगा। जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। अनामिका माही को घूर कर बोली। ए लड़की, बता सच क्या है? क्यों गलत इल्जाम लगा रही है मेरे बेटे पर? बोल। ये सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए। वो महिमा से और चिपक गई। डरी सहमी सी माही को देखकर कबीर को बहुत तकलीफ हुई। उसका बस चलता तो वो नमन को जिंदा गाड़ देता। अनामिका, तरस आ रहा है तुम्हारी सोच पर। हम सबके सामने तुम इस बात से इनकार कर रही हो। तुम कह रही हो कि इसने कुछ गलत नहीं किया, तुम हमारी बहू पर इल्जाम लगा रही हो। दादी माँ बोली। माँ, आपको तो हमेशा से हम गलत ही नजर आए हैं। अनामिका नमन के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, बोल, क्या सच है? ये लड़की झूठ बोल रही है ना? हाँ मॉम, मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। नमन को अनामिका का समर्थन मिलने पर कुछ हिम्मत आई। ये देखकर कबीर गुस्से से एक बार फिर उसकी ओर लपका। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। अनामिका बीच बचाव कर कबीर के आगे आकर खड़ी हो गई। ए लड़के, तू चुप रहे, अनामिका बोली। अनामिका, दादी माँ फिर बोली। आप मुझे क्यों बोल रही हैं माँ? इनसे बोलो जिन्होंने ये तमाशा शुरू किया। आपको इन पराये लोगों पर विश्वास है? अपने खून से ज्यादा इस गंदे खून पर विश्वास है? अनामिका के मुंह से ये सुनकर कबीर की मुट्ठियां कस गई और आंखें गुस्से से बंद हो गई। अनामिका, लगाम दो अपनी जबान को, लगाम दो। दादी माँ की कड़क आवाज पूरे घर में गूंजी। मैं चुप नहीं रह सकती। आपको हमेशा से कबीर ही प्यारा रहा है और अब इसकी ये सो कॉल्ड बीवी, ये हमारे खानदान की छोटी बहू है। अरे नहीं है ये हमारे खानदान की, न ये हमारे खानदान की बहू है, न ये लड़का हमारे खानदान का अंश। पता नहीं कौन सी सड़क से उठाकर लाए थे महिमा और अभिनवी से। इसकी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है ये तो इसे भी नहीं पता।
अनामिका गुस्से से बोल गई। अनामिका के ये शब्द कबीर के साथ साथ महिमा पर भी किसी तीर की तरह चले। महिमा का तो कलेजा कट के रह गया। एक पल के लिए पूरे घर में मरघट सी शांति फैल गई। एक अनजानी सी आवाज कबीर के कान में गूंजने लगी। खुद को जब्त कर उसने एक नजर माही को देखा, जो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। माही के लिए तो ये एक नए सच का खुलासा था, जो कि उसके पति से जुड़ा था। कबीर को ऐसे जाता देख अनुपमा जी अनामिका के पास आई और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। बस बहुत बोल ली तुम, निकाल लिया तुमने अपने अंदर का गुबार, उगल दिया अपना सारा जहर मेरे कबीर के खिलाफ। लेकिन तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से क्या होता है? कबीर हमारे खानदान का अंश है और माही इस खानदान की बहू। तुम मानो या ना मानो, अगर तुम्हें नहीं मानना तो निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। तुम मेरी बेटी हो, मुझे यह यकीन नहीं होता। जानती हो ना राजेंद्र ने मरते वक्त क्या वादा लिया था, कि कबीर की सच्चाई के बारे में इस घर में कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा और ना ही ये बात जुबान पर लाएगा कि कबीर अनाथ है। लेकिन तुमने आज अपने भाई को दी हुई कसम तोड़ दी। आ रही है मुझे तुम पर। अनुपमा जी बोली। बुआ जी, आज आपने बहुत गलत किया। आपने कबीर को चोट पहुंचाने के लिए मेरी महिमा का कलेजा भी छलनी कर दिया। आप जानती है ना कि कबीर महिमा के लिए क्या है? अभिनव ने महिमा को देखकर कहा, जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन खुद को जब्त किए वो माही को संभाले किसी तरह खड़ी थी। अभिनव, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो, इससे कुछ भी कहना बेकार है। इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अनुपमा जी दुखी होते हुए बोली और अभिनव के साथ अपने कमरे में जाने लगी। कुछ दूर चलकर वो रुकी और बिना पलटे बोली, अभिनव, डॉक्टर को बुलाकर नमन की मलहम पट्टी करवा देना। और हाँ अनामिका, आज जो हरकत तुम्हारे बेटे ने की है, उसके बाद मैं उसे इस घर में देखना भी नहीं चाहती। लेकर चली जाओ इसे मेरी नज़रों से और इस घर से दूर, समझी? अनुपमा जी अपने कमरे में चली गई। माही अभी भी हैरान परेशान सी महिमा को देख रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिले। तुम कबीर से कुछ पूछो, उसे हर्ट करो, उससे पहले मैं खुद ही बता देती हूँ। लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें दवाई लगा दूँ। महिमा माही को अपने कमरे में ले जाने लगी। अभिनव अनुपमा जी को छोड़कर फिर से लिविंग एरिया में आया। मन तो नहीं है कि तुम्हारे जख्मों पर दवा लगे, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। लेकिन सब तुम्हारी तरह नहीं होते, अभिनव ने नमन को देखकर कहा और डॉक्टर को कॉल कर बुला लिया। और बुआ जी, आपसे मैं क्या कहूँ? आप बड़ी हैं मुझसे, इसलिए बदतमीजी कर नहीं सकता। लेकिन आज जो नमन ने किया, इसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अनामिका ने गुस्से से मुंह फेर लिया। आप जानती है ना कि कबीर पापा के लिए क्या था? पापा की जान बसती थी उसमें। आज अगर मैं आपके सामने सही सलामत हूँ तो उसकी वजह सिर्फ कबीर है। और आप उसे गंदा खून कह रही हैं। और नमन ने जो हरकत की है, उसके खून के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसकी रगों में तो आपका खून है ना, फिर भी अब आप क्या कहेंगी कि आपका खून भी गंदा है? अभिनव, अनामिका तेज आवाज में बोली। नहीं बुआ जी, आज मैं बोलूंगा और आप सुनेंगी। मैं हमेशा चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की गलती को भी चुपचाप बर्दाश्त कर लूँ। और क्या मैं नहीं जानता कि कबीर आपकी आंखों में क्यों खटकता है? क्योंकि आपकी नजर इस जायदाद पर है। ये सुनकर अनामिका हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ऐसे मत देखिए बुआ जी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके इरादे और साथ साथ नमन के भी इरादे। आपने हमेशा से यही सोचा था कि मेरी और महिमा की तो कोई औलाद है नहीं, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके नमन की ही होगी। लेकिन जब से पापा ने कबीर के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी, तब से आपके और नमन के मंसूबों पर पानी फिर गया। शायद पापा आपकी नीयत भांप गए थे, साथ ही कबीर की ईमानदारी और खुददारी को भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कबीर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही पूरी बात आपको भी पता है। ये सारी जायदाद कबीर के बच्चे और उसकी बीवी की होगी। पापा पहले से वसीयत कर गए थे, ये बात तो कबीर भी नहीं जानता। पापा ने आपको आपके हिस्से से ज़्यादा ही दिया और उसके बावजूद भी आप और नमन दादी माँ से किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठते आए हैं। उस पर ना कभी मैंने सवाल उठाए, ना कभी कबीर ने। आपकी इसी सोच की वजह से कबीर ने इस जायदाद में से कुछ नहीं लिया। आज वो जो कुछ भी है अपने दम पर है। उसका बिजनेस, उसकी प्रॉपर्टी सब अलग है, जो उसने अपनी मेहनत और दिमाग से खड़ा किया है। उसने अपने साथ साथ हमारे बिजनेस को भी आगे बढ़ाया है, वरना पापा के जाने के बाद तो हम कितने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, आप अच्छे से जानती हैं। हम भी उसी सड़क पर आ जाते जहाँ का होने का ताना आप कबीर को दे रही थी। अभिनव, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें इस जायदाद का लालच है तो क्या कबीर को नहीं? हम तो फिर भी इस जायदाद के असली वारिस हैं, क्योंकि इसी खानदान के खून हैं। हक है हमारा इस पर, लेकिन वो तो गंदी नाली का कीड़ा है। जाने किसका गंदा खून है उसकी रगों में फुटपाथ पर पड़ा रहता, अगर तुम और महिमा उसे उठाकर इस हवेली में ना लाते।
अनामिका गुस्से से तमतमाकर बोली, बुआ जी फिर से वही बात। अभिनव ने इतना कहा ही था कि डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब, इनको चोट लगी है, इनकी मलहम पट्टी करवानी है। अभिनव ने नमन की ओर इशारा किया जो निढाल सोफे पर पड़ा था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और दवा दी और चले गए। आइए इसे कमरे तक छोड़ आता हूँ, अभिनव ने कहा और नमन को उसके कमरे में छोड़ आया। इधर महिमा के कमरे में माही अभी भी डरी सहमी सी बैठी थी। उसके मन में इस समय ढेरों सवालों का युद्ध चल रहा था। माही, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज जो इस घर में तुम्हारे साथ हुआ ये बहुत ही गलत है। इसकी कोई सफाई या माफ़ी नहीं हो सकती। लेकिन बुआ जी ने जो कहा वो भी सही है। कबीर से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरा बच्चा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। उसने मुझे माँ की ममता का एहसास कराया है। महिमा रो पड़ी। तुम जानती हो कबीर, जब हमें मिला तो वो 12-13 साल का था। मुझे भाभी भाभी कहते मेरे आगे पीछे भागता था वो। भाभी से कब मैं भाभी माँ बन गई मुझे ये पता ही नहीं चला। महिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और माही अब भी उसे खामोशी से देख रही थी। तभी अभिनव कमरे में आया। उसने महिमा को आंखों से ही इशारा कर सब ठीक है या नहीं ये पूछा। महिमा ने भी इशारे में पलकें झपका दी। माही, तुम सुन रही हो ना? मैं जो तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, उसके बाद फैसला लो। तुम कबीर को गलत मत समझना। तुम यही सोच रही होंगी कि कबीर की इतनी बड़ी सच्चाई हमने तुमसे छिपाई, लेकिन बेटा इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं था। हमने कबीर को लीगली अडॉप्ट किया है। और क्या खून के ही रिश्ते सब कुछ होते हैं? दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं। महिमा बोली। माही कुछ नहीं बोली। महिमा पुरानी बातें याद करते हुए बोली, आज से लगभग 16-17 साल पहले पापा जी और अभिनव किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई गए थे। अभिनव के साथ मैं भी गई थी। मैं तो इनके साथ घूमने गई थी। घर में रह रहकर मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। शादी के 5 साल बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं था। इलाज भी करवाया, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। एक औरत के लिए माँ बनना उसकी पूर्णता होता है, लेकिन मैं अधूरी ही रह जाती अगर कबीर मुझे नहीं मिलता तो। मैंने इनसे दूसरी शादी के लिए भी कह दिया था, लेकिन ये मुझे इतना प्यार करते हैं कि इन्हें मेरी इस कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महिमा पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक। महिमा अभिनव और राजेंद्र जी के साथ मुंबई आई। वो दोनों तो अपनी मीटिंग में बिजी रहते, लेकिन महिमा को जब भी समय मिलता वो बीच पर घूमती। एक दिन शाम को महिमा बीच पर टहल रही थी कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ की दिशा में बढ़ चली। आगे जाकर देखा तो एक आदमी एक बच्चे को एक छड़ी से पीट रहा था। वो बच्चा बार बार उस आदमी से ना मारने की रिक्वेस्ट कर रहा था। छोड़ो उस बच्चे को, क्यों मार रहे हो? महिमा बोली, ओ मैडम जाओ ना, अपना काम करो। अपन अपने बच्चे को मारे या काटे उससे आपको क्या? वो आदमी बोला। महिमा की नज़र जब उस बच्चे पर गई तो उस मासूम के चेहरे में जाने ऐसा क्या था कि महिमा के अंदर की ममता झाँक गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम उस बच्चे को छोड़ते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? महिमा ने थोड़ी और आगे आकर उस बच्चे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आदमी ने तुरंत उस बच्चे को पीछे खींच लिया। ओ मैडम जाओ ना यहाँ से, काय को काम खोटी करता है? आदमी बोला। उस बच्चे को छोड़ो। महिमा अड़ गई। नहीं छोड़ेगा अपन, इसका बाप है, क्या कह लेगी तू? वो आदमी अकड़ कर बोला। बेटा क्या ये तुम्हारे पापा हैं? महिमा ने उस लड़के से पूछा। उसने एक नज़र महिमा को देखा, फिर उस आदमी को जो आंखें बड़ी कर उसे गुस्से से घूर रहा था। बच्चे ने डर के मारे सिर नीचे कर लिया। मैडम ये मेरा बेटा है और अपन इसको मार नहीं रहा था, इसको धंधे पे लगाने की ट्रेनिंग दे रहा था। ये मानता ही नहीं ना। अभी आप बोलो ये धंधे पे नहीं जाएगा तो पैसा कैसे आएगा? अरे तुम कमाओ ना पैसे, इसे स्कूल भेजो, ये उम्र इसकी पढ़ने लिखने की है। महिमा बोली, ये मैडम ज़्यादा मचमच करने का नहीं, ज़्यादा ज्ञान हो रहा है अब तेरा। जाओ इधर से। आदमी इतनी तेज़ आवाज़ में बोला कि वो बच्चा डर गया। वो अपनी करुण निगाहों से महिमा को देखने लगा और ना में गर्दन हिला दी। महिमा कुछ सोचकर वहां से चली गई और एक चट्टान के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद वहां एक दूसरा आदमी आया। उसने इस पहले आदमी को नोटों की गड्डी दी और उस बच्चे को देखकर बोला, माल तो सच में एक नंबर है, कहाँ से पकड़ के लाया? अरे कहाँ से पकड़ेगा, इधर ही फुटपाथ पर पड़ेला सोएला था, अपन काफ़ी दिन से नज़र रखा इस पर, फिर दबोच लिया। दिखने में इतना भारी है कि सोचा अच्छा पैसा मिलेगा। आदमी बच्चे की तरफ देखकर जोर से हंस पड़ा। ओ गॉड, ये तो मानव तस्कर लग रहे हैं, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। महिमा ने पुलिस को फ़ोन किया, साथ ही अभिनव को भी फ़ोन कर सारी बातें बता दी। चल। दूसरा आदमी उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। बच्चा हाथ छुड़ाते हुए बोला। तब तक उस आदमी ने उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। ये देखकर अब महिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत वहां आई और आदमी से बच्चे को छुड़ाने लगी। अबे ये कौन है बे? दूसरा आदमी उस पहले आदमी से बोला।
पता नहीं यार ये कौन है, कब से एक ही दिन पकड़े लिए, इस लड़के को छोड़ दो। पहला आदमी बोला, यार माल तो ये भी कड़क है, इसके भी अच्छे पैसे मिलेंगे, एक काम कर इसको भी बच्चे के साथ गाड़ी में डाल। वो आदमी महिमा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला। महिमा घबरा गई लेकिन फिर भी खुद को मजबूत किए खड़ी थी। बच्चे ने जब ये देखा तो बोला, साथ में चलने को रेडी है, इन मैडम को छोड़ दो। उस बच्चे के मुंह से ये सुन महिमा हैरानी से उस लड़की को देखने लगी। कितना अजीब है ये बच्चा, इसको अपने से ज्यादा मेरी परवाह है। महिमा ने मन में सोचा। अरे देख क्या रहा है, डाल इसको भी गाड़ी में। वो दोनों महिमा की ओर बढ़ने लगे। बच्चा मना करता रहा और वो लोग अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई और उसके साथ अभिनव की भी। दोनों लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तुम ठीक हो? अभिनव ने महिमा को गले लगाकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बच्चा, महिमा ने कहा तो अभिनव ने बच्चे की ओर देखा। वो बच्चा अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अभिनव ने उसे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बाहर आकर महिमा और अभिनव से बोला, मिस्टर राजपूत, बच्चे को फिजिकली बहुत टॉर्चर किया गया है। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं और शायद पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर डाइट न लेने की वजह से ये बहुत वीक हो गया है। इसे हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। ये सुनकर महिमा की आंखें भर आई। ठीक है डॉक्टर, हम उसकी केयर करेंगे, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, अभिनव बोला। बच्चे को इलाज हुआ। महिमा की केयर, प्यार और ममता से वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो गया। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। पुलिस फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर अभिनव ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ छोड़ूं? तुम्हारा घर कहाँ है? कहीं नहीं साहब, आप मुझे किसी फुटपाथ पर छोड़ दो, मैं वहीं रहता हूँ। दिन भर कुछ मजदूरी करके अपना पेट पालता हूँ और रात में इसी फुटपाथ पर सो जाता हूँ। मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना कोई रिश्तेदार। बच्चे ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा तो महिमा का कलेजा मुंह को आ गया। हाय रे नियति, कैसा खेल खेलती है, एक तरफ करोड़ों की दौलत लेकिन बच्चे को तरस गई महिमा, और एक तरफ ये अकेला बच्चा भूखा नंगा फुटपाथ पर रहने वाला किसी के प्यार और ममता के लिए तरस गया। अभिनव ने महिमा की तरफ देखा। वो उसके मन के भाव समझ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? महिमा ने पूछा। कोई नाम नहीं है, कोई कहता है एक कुत्ते इधर आ तो कोई कहता है फुटपाती है, कोई गंदी नाली का कीड़ा तो कोई छोटू। जिसका जो मन करे उसी नाम से पीटता है। बच्चा फीकी मुस्कान के साथ बोला। लेकिन महिमा की आंखों में नमी आ गई। उसने कितनी सहजता से अपने नाम उन दोनों को बता दिए थे। अभिनव ने बच्चे को एक फुटपाथ किनारे उतार दिया। महिमा ने भरी नजरों से उसे देखा। इसके पहले कि वो और भावुक होती, अभिनव ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक बात कहूँ आपसे? महिमा बोली। प्लीज़ महिमा, अब ये मत कहना कि तुम उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाना चाहती हो। मैं यही चाहती हूँ। पता नहीं क्यों उस बच्चे को देखकर मेरे अंदर ममता का सागर उमड़ पड़ता है। अपना अपना सा लगता है वो बच्चा। महिमा तुम जानते हो ना तुम क्या कह रही हो? घर पर दादी माँ, पापा, बुआ जी सबको क्या जवाब देंगे हम? अभिनव ने कहा तो महिमा शांत हो गई और उदासी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। अभिनव ने जब उसका बुझा हुआ चेहरा देखा तो गाड़ी घुमा ली। महिमा हैरानी और खुशी से अभिनव को देखने लगी। अभी इस बच्चे को इस फुटपाथ से तो ले जाएं, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम उस बच्चे को अपने घर न सही इस फुटपाथ से बेहतर जिंदगी तो दे ही सकते हैं। महिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों फिर से उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा था। दोनों गाड़ी से बाहर उतरे। उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए छोटी भी उनके पास आने लगा कि उसकी नज़र अभिनव के पीछे खड़े बाइक सवार पर गई जो हाथों में गन लिए अभिनव पर निशाना लगाए गोली चलाने ही वाला था कि छोटू ने अभिनव को धक्का दे दिया। अभिनव जमीन पर गिर गया। तब तक गोली चल चुकी थी और एक गोली छोटू के पेट में और एक सीने पर लगी। छोटू वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। तब तक बाइक सवार फरार हो गए। महिमा तो बुत बनी सब देखती ही रह गई। चंद सेकंड में ये क्या हो गया? उसके सामने छोटू का खून से सना शरीर पड़ा था। अभिनव ने एक नज़र महिमा को देखा और तुरंत उठकर छोटू के पास आया। उसे गोद में उठाकर गाड़ी में डाला। महिमा जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें हॉस्पिटल जाना है। महिमा ने नहीं सुना। इस बार अभिनव ने हॉर्न बजाया। महिमा चौंक कर अपने होश में आई। महिमा गाड़ी में बैठो, हमारे पास टाइम नहीं है, हॉस्पिटल जाना है। अभिनव ने फिर कहा, हाँ हाँ। महिमा ने सिर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर छोटू का सिर अपनी गोद में ले लिया। महिमा छोटू को गोद में लेकर पीछे बैठी रही। छोटू के खून से उसके सारे कपड़े रंग गए। वो बीच बीच में छोटू को आवाज़ भी लगाती, छोटू तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ भगवान इस बच्चे को बचा लेना। महिमा की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। तुरंत इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर, इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसे आपको किसी भी हालत में बचाना होगा।
अभिनव ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर उसे दिलासा देकर ऑपरेशन रूम में चले गए। राजेंद्र जी को भी पता चला तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचे। अभिनव बेटा तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? राजेंद्र जी ने अभिनव को गले से लगा लिया। मैं ठीक हूँ पापा, लेकिन वो बच्चा, उसने मुझ पर चली गोली अपने ऊपर ले ली, वरना आज इस जगह मैं होता। अभिनव रुंधे गले से बोला। ऐसे नहीं बोलते बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें और ना ही उस बच्चे को, राजेंद्र जी ने कहा। उनकी नज़र महिमा पर गई जो एकटक अपने खून से सने कपड़े देख रही थी। राजेंद्र जी ने अभिनव को देखा। वो सदमे में है पापा, इसे उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। तुम महिमा को संभालो। राजेंद्र जी के कहने पर अभिनव उसके पास आया। अभिनव को देख उसके सीने लगकर महिमा फपक पड़ी। मैं मनहूस हूँ, मेरी किस्मत में किसी पर ममता लुटाना नहीं है, शायद इसीलिए आज तक मेरी गोद सुनी है। अब देखो ना, उस बच्चे के लिए मन में ममता की भावना जागी तो उसकी जान पर बनाई। मेरे सुहाग को बचाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। महिमा को रोता देखकर अभिनव की भी आंखें नम हो गई। अभिनव ने खुद को संभाला और हल्के हल्के महिमा का सिर सहलाने लगा। महिमा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुम ऐसा मत सोचो। और कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगा, अभिनव ने महिमा को समझाया। महिमा रोते रोते उसकी बाहों में झूल गई। महिमा महिमा, अभिनव ने उसके गाल थपथपाए। उसने तुरंत ही नर्स को आवाज लगाई। महिमा को इलाज के लिए पास ही के एक कमरे में लिटा दिया। छोटू का ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए। राजेंद्र जी और अभिनव तुरंत डॉक्टर के पास पूछने गए। उससे पहले ही डॉक्टर बोले, मिस्टर राजपूत, ये बच्चा सच में फाइटर है। 2 गोलियां लगने के बावजूद भी सरवाइव कर गया। शायद आप लोगों की दुआओं का असर है। अभी तो वो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है। सुबह तक होश आ जाएगा। अभिनव और राजेंद्र जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, अभिनव ने खुश होकर कहा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। महिमा को जब होश आया तो उसे सब बता दिया गया कि छोटू खतरे से बाहर है। पुलिस आई, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की, शूटर को ढूंढने का बोलकर चली गई। अगली सुबह छोटू को होश आया। उसने अपने सामने महिमा और अभिनव को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैसे हो बेटा? राजेंद्र जी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहा। छोटू उन्हें अजनबी नजरों से देखने लगा। ये मेरे पापा हैं, अभिनव ने छोटू से कहा। और आज से तुम्हारे भी, राजेंद्र जी ने कहा तो महिमा और अभिनव उन्हें हैरानी से देखने लगे। हाँ, तुम दोनों ने सही सुना, ये मेरा छोटा बेटा है और ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा, राजेंद्र जी ने अभिनव और महिमा को देखकर कहा। उन्होंने छोटू को देखा, फिर सिर पर प्यार से हाथ घुमाकर बोले, बेटा घर चलोगे? अपने घर? छोटू ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। धीरे धीरे छोटू रिकवर हुआ। राजेंद्र जी उसे इंदौर ले आए। महिमा और अभिनव के साथ किसी बच्चे को देखकर अनुपमा जी ने सवाल किया। महिमा ने मुंबई में जो कुछ भी हुआ वो सब अनुपमा जी को बता दिया। सब जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। छोटे से बच्चे ने उनके खानदान के बेटे की रक्षा की है, ये जानकर उसे अपने गले से लगा लिया और खुले दिल से छोटू का परिवार में स्वागत किया। तुम नहीं जानते बेटा तुमने क्या किया है, आज से तुम भी मेरे पोते हो, दादी माँ ने कहा और नौकर से छोटू का कमरा रेडी करवाने के लिए कहा। वक्त बीतने लगा। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। छोटू इस घर में सबका लाडला हो चुका था। राजेंद्र जी और महिमा की तो जान बसती थी उसमें, कुछ तो उसकी मासूमियत और कुछ उसकी ईमानदारी की वजह से। महिमा ने सोचा क्यों ना छोटू को भी स्कूल भेजे। उसने अभिनव से बात की। हाँ ठीक है, कल चलते हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं, अभिनव ने कहा। अभिनव और महिमा दोनों नीचे आए। दादी माँ, पापा, मैं और महिमा सोच रहे हैं कि छोटू का स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करवा दो एडमिशन, लेकिन इसका कुछ नाम भी रखा है या छोटू ही नाम लिखवाओगे स्कूल में? अनुपमा जी बोली। दादी माँ, मैंने सोचा है इसका नाम हम कबीर रखते हैं। आप बताइए दादी माँ, कैसा है यह नाम? महिमा बोली। बहुत प्यारा है, इससे तो पूछ लो, अनुपमा जी ने छोटू की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें कैसा लगा बेटा ये नाम? राजेंद्र जी ने पूछा। बहुत अच्छा है पापा, छोटू बोला। तो ठीक है, आज से तुम कबीर हो, सब तुम्हें कबीर के नाम से जानेंगे, कबीर राजपूत के नाम से, राजेंद्र जी बोले तो छोटू की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? महिमा ने उसके आंसू पोंछकर पूछा। मेरे पास तो मेरा नाम भी नहीं था और आज आप लोगों ने मुझे सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि अपनी पहचान भी दी है। मैं कबीर राजपूत, मुझ जैसे अनाथ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कबीर खबरदार, जो खुद को अनाथ बोला, तुम कबीर राजपूत हो, समझे? कबीर राजेंद्र राजपूत, राजेंद्र जी बोले तो कबीर उनके गले लग गया। अब कबीर अभिनव को भैया और महिमा को भाभी बोलता, लेकिन जिस तरह महिमा उस पर अपनी ममता लुटाती, कबीर ने उसे भाभी माँ बुलाना शुरू कर दिया। महिमा को भी कबीर का भाभी माँ बुलाना अच्छा लगता। कबीर को पालते उसे प्यार देते देते महिमा भूल ही गई
कि उसकी कोई औलाद ही नहीं है। कबीर ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उसे स्कूल के सभी बच्चे चिढ़ाते। एक तो इतनी बड़ी उम्र में छोटी क्लास में होने के साथ-साथ कबीर को दूसरे बच्चों की तरह इंग्लिश नहीं आती थी। सब उसका मज़ाक उड़ाते थे। नाम और सरनेम तो कबीर को मिल गया था, लेकिन ये हाई सोसाइटी की चमक-धमक दिखावा, रात इंग्लिश बकते, देसी माँ-बाप के विदेशी दिखते बच्चों में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। आए दिन कोई ना कोई उसका दिल ज़रूर दुखाता। उस पर रही सही कसर अभिनव की अनामिका बुआ उतारती। उन्हें कबीर एक आँख नहीं सुहाता था। हमेशा अपनी बातों का ज़हर बुझे तीर चला वो कबीर का सीना छलनी करती रहती थी। उन्होंने तो अपने भाई से कई बार उसे अनाथ आश्रम में भी भेजने की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि अगर इतना ही पुण्य कमाने का शौक है तो किसी अच्छे अनाथ आश्रम में उसे डाल देते। सड़क की गंदगी को यूं घर में लाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता था। घर में सब उनके स्वभाव से वाकिफ थे। रोज रोज की बातें और मजाक की कबीर को बहुत तकलीफ होती। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। राजेंद्र जी ने उसे पढ़ाने के लिए घर में ही टीचर अपॉइंट कर दिया। धीरे धीरे कबीर हाई सोसाइटी के सारे तौर तरीके सीख गया। कबीर 20 साल का हो गया। वो अब राजेंद्र जी के साथ ऑफिस भी जाने लगा। ऑफिस के कामों में उनका हाथ बटाता। इस दौरान अभिनव पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ और दोनों बार उसे कबीर ने ही बचाया। चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने वाली बड़ी सी ट्रॉली हो या पार्टी हॉल में अचानक गिरता झूमर, हर बार कबीर ने ही आकर अभिनव की जान बचाई और उस पर आने वाली मुसीबत खुद पर ली। राजेंद्र जी ने जब अभिनव पर होने वाले जानलेवा हमलों की खुफिया तरीके से जांच कराई, तो पता चला कि ये सारे हमले प्रॉपर्टी के लिए हो रहे हैं। इसलिए अभिनव और अनुपमा जी से सलाह कर उन्होंने सारी प्रॉपर्टी कबीर की होने वाली बीवी और बच्चों के नाम कर दी। लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, कबीर को भी नहीं। जब अनामिका को इस बात का पता चला कि सारी प्रॉपर्टी कबीर के नाम हो गई है, जो कि अधूरी जानकारी थी, तो वो राजेंद्र से बहुत नाराज़ हुई। माँ, भैया, क्या आपके लिए वो अनाथ ही सब कुछ हो गया है? आपको मेरे बच्चे नहीं नज़र आए? अरे अगर अभिनव के अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या खानदान की दौलत किसी के भी नाम हो जाएगी? उस गंदी नाली के कीड़े के नाम? अनामिका चुप, एकदम चुप। आज बोल दिया, दोबारा ये बात भूल से भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। कबीर मेरा बेटा है, मैंने उसे लीगली अडॉप्ट किया है। मैं राजेंद्र राजपूत सबको कसम देता हूँ कि आज के बाद इस घर में ये बात कोई भूले से भी अपनी जुबान पर नहीं लाएगा कि कबीर अनाथ है। वो मेरा बेटा है, इस खानदान का वारिस। अगर किसी ने मेरी कसम तोड़ी तो अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। बस इसके आगे मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है। राजेंद्र जी ये बोलकर गुस्से से अपने कमरे में चले गए। उसके बाद अभिनव पर हमले होना बंद हो गए, लेकिन कबीर पर हमले होना शुरू हो गए। उसकी सुरक्षा के लिए अभिनव ने गार्ड्स भी लगा दिए थे। इस बीच राजेंद्र जी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। उसके बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई, जिसमें लिखा था कि अगर कबीर को कुछ हो जाता है तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। उसके बाद कबीर पर भी हमले होना बंद हो गए, लेकिन ये नकली वसीयत थी। असली वसीयत तो वकील के पास सुरक्षित थी, जिस पर लिखा था कि सारी जायदाद कबीर और उसके होने वाले बच्चों की होगी, जिसकी जानकारी कबीर को भी नहीं थी। कबीर को जब ये पता चला कि उसकी जायदाद उसके नाम है, बुआ जी की कड़वी कसेली बातें और तानों की वजह से और कुछ बाहरी लोगों की बातें कि बिना किसी मेहनत के कबीर को ये सारी जायदाद भीख में मिली है, उसे बहुत तकलीफ होती। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। कबीर बहुत स्वाभिमानी और ईमानदार था और उसकी इसी अच्छाई की वजह तो राजेंद्र जी ने उसे अपना वारिस बनाया था। लेकिन कबीर की खुददारी ने उसे इस जायदाद पर मालिकाना हक जताने से रोक दिया। उसने प्रॉपर्टी में से कुछ न लेने का फैसला किया और अपनी मेहनत से खुद का बिजनेस सेट किया। आज कबीर राजपूत का अपना नाम है। कबीर राजपूत एक ब्रांड है, ब्रांड। वर्तमान समय। बीती बातें बताकर महिमा ने एक गहरी सांस ली। उसने माई की ओर आस भरी नजरों से देखा, जो अपने बड़े नैनों से उसे देख रही थी। जानती हो माई, कबीर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ज़्यादा क्या, वो तो स्कूल गया ही नहीं। उसके पास कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं है। उसने जितना भी कुछ सीखा है घर में आने वाले टीचर्स से सीखा। लेकिन उसके पास दिमाग बहुत है। आज टॉप के लोगों में उसका उठना बैठना है। बड़े बड़े लोगों को उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आज वो जो कुछ भी है अपने दम पर है। हमारी फैक्ट्री में मामूली वर्कर की तरह मजदूरी कर अपने करियर की शुरुआत की थी मेरे कबीर ने। महिमा इतना बोलकर रुक गई और अभिनव की ओर देखा। आगे की बात अभिनव ने जारी रखते हुए कहा, हाँ माही, मैंने उसे मना भी किया। कहा तुम्हें ऐसे मजदूरों की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, भैया मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो शुरुआत वहीं से करूँगा जहाँ से होनी चाहिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिर मैं भी उसे उसकी किस्मत आजमाने देना चाहता था। वो खुद को साबित करना चाहता था, जिसमें मेरा उसे पूरा सपोर्ट था।
धीरे धीरे अपने कमाए पैसों से उसने एक छोटी सी फैक्ट्री डाली। वो तरक्की करता गया, एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया और आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। मेरा कबीर पारा से पारा जिसे छूता है वो कीमती हो जाता है। दिल का उतना ही अच्छा, सच्चा और साफ उसके जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। माही, तुम जानती हो कबीर तो शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो जब तुम्हारे पापा और अंकल ने मदद मांगी तो दादी को एक तरकीब सूझी कबीर का घर बसाने की। तो उन्होंने तुम्हारे पापा के सामने शादी की शर्त रखी, क्योंकि दादी माँ तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। कबीर तो उनकी मदद बिना किसी शर्त के करने को तैयार था, लेकिन दादी माँ अड़ गई और कबीर दादी माँ का कहा कभी नहीं टालता। साथ ही वो तुम्हारे पापा की भी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। इतना बोलकर अभिनव चुप हो गया। माही मन में सोचने लगी, कैसा इंसान है ये, मेरे डैड को मदद मिल सके इसलिए अपनी दादी की शर्त पूरी की। चाहता तो मदद करने से इनकार कर सकता था, उस पर मेरी दी की भी मदद की। इतनी बातें अपने मन में दबा कर रखी, किसी को कुछ नहीं बताया। और मैंने कितना गलत समझा इन्हें। अभिनव ने पास ही टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठा, मुंह से लगा लिया, फिर आगे बोलना शुरू किया। तो माही अपने ख्यालों से बाहर आई। कबीर ने अपनी हर कमजोरी पर जीत हासिल की है, लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ है जिससे आज तक उभर नहीं पाया, वो है उसका अतीत। उसका अतीत इतना दर्दनाक है कि उससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पाया। माही, हमें कबीर जब मिला तो वो 13 साल का था। तुम सोचो उसके पहले उसके ऊपर क्या क्या गुजरी होगी, कैसे कैसे दिन देखे होंगे उसने। उसे तो अपना असली बर्थ डेट भी नहीं पता है। उसके पास तो अपना नाम भी नहीं था। शुरू शुरू में कबीर कई बार रात में नींद से उठकर डर जाता, डर के मारे कांपने लगता। तब महिमा ने रात रात भर जाग कर उसकी देखभाल की। उसे बहुत समय लगा अपने अतीत से पीछा छुड़ाने में, लेकिन कहते हैं ना, हम अतीत से चाहे कितना भी भाग लें, हमारा अतीत हमें कभी नहीं छोड़ता। अभिनव चुप हो गया। माही, तुम चुप क्यों हो, बोलो ना। देखो आज कबीर को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे गलत मत समझना। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरा कबीर हीरा है, हीरा। महिमा रोते हुए बोली। माही को चुप देखकर अब वो डरने लगी। उसकी चुप्पी महिमा को डरा रही थी। माही, तुम सुन रही हो ना, कुछ तो बोलो, मेरे कबीर का साथ दोगी ना, उसे गलत तो नहीं समझोगी ना। महिमा का गला भराया। वो भरी नज़रों से अभिनव को देखने लगी। उन्हें गलत समझने का सवाल ही नहीं उठता भाभी। इतनी देर की चुप्पी आखिर माही ने तोड़ी। मैं उन्हें कभी गलत नहीं समझ सकती। मैं तो ये सोच रही थी कि किस मिट्टी से बने हैं ये। क्या आज के ज़माने में भी इनके जैसा कोई होता होगा। आज मुझे पता चला कि ये हर समय मुझे बार बार मेरी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए क्यों कहते थे। इन्हें मेरा सपना मेरी पढ़ाई क्यों इतनी इम्पोर्टेंट लगती थी। ये मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ भाभी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनसे। माही बोली और उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो माही, महिमा ने पूछा। उनके पास भाभी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। ये बोलकर माही कमरे से बाहर आ गई। महिमा की आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पहुँचकर अभिनव की ओर देखकर बोली, अब मेरे कबीर की ज़िंदगी भी पूरी हो जाएगी और उसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अभिनव ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। माही अपने कमरे में आई। वो कबीर को ढूंढने लगी। कबीर उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने स्विमिंग पूल की तरफ का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसे कबीर अंधेरे में झूले पर बैठा शून्य में ताकता दिखाई दिया। माही उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद कबीर ने बिना उसकी ओर देखे बोला, तो आज तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। माही ने जवाब दिया। ये सुनकर कबीर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने खुद को जब्त किया और आगे बोला, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। तुम अपने बारे में कोई भी फैसला ले सकती हो, क्योंकि अब तो नफरत हो रही होगी तुम्हें मुझसे। नहीं, आपके लिए इज्जत बढ़ गई है मन में। माही के ये बोलते ही कबीर उसे हैरानी से देखने लगा। हाँ, आज के बाद आपके आगे ये सिर सजदे में झुकेगा। माही उसकी ओर देखकर बोली। कबीर फीका सा मुस्कुराया और झूले से उठ गया। माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं। कबीर ने पलटकर उसे नहीं देखा और बिना कुछ बोले कमरे में आया। कबीर आज अंदर से इतना टूटा हुआ था कि वो माही के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। माही की आंखों से भी दो बूंद लुढ़क आई। आपको ऐसे अकेले खुद से जूझते नहीं देख सकती, माही बोली और वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आई। कबीर उसे देख वॉशरूम में जाने लगा। माही ने फिर से उसका हाथ थाम लिया। आज आपको हमेशा की तरह वॉशरूम में भागने का मौका नहीं दूंगी। माही, प्लीज़ क्यों कर रही हो ऐसा, चाहती क्या हो तुम। आपके मन की बात जानना चाहती हूँ, वो सब जानना चाहती हूँ जो आपके मन में है, जो आप किसी अपने से कहना चाहते हो। मुझे कहकर अपना मन हल्का कर लीजिए। प्लीज़ माही, मुझे किसी की दया सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। कबीर अपना हाथ छुड़ाकर बोला, ये दया नहीं और ना ही सहानुभूति है। एक पत्नी की अपने पति के लिए परवाह है और उसका हक है अपने पति के बारे में सब जानने का।
माही कबीर की आंखों में झांक कर बोली, क्या जानना चाहते हो कि मैं एक अनाथ हूँ, एक अनवांटेड किड जिसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो मैं बार बार खुद को कबीर राजपूत बड़े गर्व से बोलता हूँ ना, तो ये नाम मुझे मेरे जन्म से मिला है, ना ये सरनेम। कितनी रातें मैंने सड़कों पर भूखे प्यासे गुजारी हैं, सर्दी गर्मी धूप बारिश मौसम चाहे कितने बदले लिए एक जैसे ही रहते हैं। कभी कभी भूख लगने पर कूड़े के ढेर में से खाने की चीजें ढूंढ कर खाई हैं। मैं कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि सभी मुझे चिढ़ाते थे। मैं भूला नहीं हूँ मेरा अतीत, लेकिन याद करने से पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। ये तो मैं खुशकिस्मत था कि मुझे भाभी माँ मिली, वरना वहीं फुटपाथ पर ही पड़ा होता। बोलते बोलते उसका गला भराया। माही उसके पास आई, अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। आज आप जितने चाहें आंसू बहा लो, लेकिन इसके बाद नहीं। कबीर ने उससे दूर जाना चाहा। माही ने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। कबीर की आंखों में देखकर माही ने उसकी आंखें चूम ली। कबीर इस एहसास में डूब गया। माही के दूर होते उसने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ अजनबी से भाव थे। कबीर का दिल बहक रहा था माही की खुशबू में। कबीर मदहोश हो रहा था। खुद को संयत कर अपनी नजरें फेर कर वो जाने लगा कि माही ने फिर से उसे रोक लिया। कबीर ने उसे देखा। आपके हर सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, माही ने धीरे से उसके पास आकर कहा। कबीर उसे असमंजस से देखने लगा। माही उसकी आंखों में देखकर अपने पंजों पर उचक कर खड़ी हुई और धीरे से कबीर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। माही की ओर से यह पहली पहल थी। पहले तो कबीर हैरान हो गया और अपनी आंखों को बढ़ाकर माही को देखने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद कबीर ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन माही पूर्ण समर्पण की भावना से उसकी बाहों में पिघलने लगी। आज वो कबीर की संपूर्ण हो जाना चाहती थी। वो कबीर को अपने प्यार का एहसास दिलाना चाह रही थी। कबीर ने माही के चेहरे को हथेलियों में बड़ी शिद्दत से देखा। उसके होंठ माही के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर फिसलने लगे। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोए एक दूसरे को पा लेना चाहते थे। प्यार की आड़ी टेढ़ी गलियों से गुजरकर आखिर दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण रूप से पा ही लिया। फिर तो कब दिन ढला कब रात हुई, इसकी दोनों को कोई खबर ही नहीं थी। जैसे बरसों से तपती धरती पर सावन की फुहार पड़ी हो, सदियों से प्यासे चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिली हो, वैसे ही आज कबीर और माई का रिश्ता पूर्ण संपन्न से बुरा हुआ। ऐसा ही होता है, खुद को खोकर अपने अस्तित्व को भुलाकर एक दूसरे में एकाकार होना ही तो प्यार की सुंदरता होती है। शरीर की परिधि को लांग कर ही तो आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। जब बादल धरती की प्यास बुझाए तुम आना, जब सूरज नदी की आगोश में समाये तुम आना। सुबह कबीर की नींद खुली तो अपनी बाहों में चैन से सोती माही को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। थैंक यू माही, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे पूरा करने के लिए। अब तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। उसने माही के माथे को प्यार से चूमकर उसे खुद से दूर कर आराम से सुला दिया। माही की देर से उठने की आदत को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे नहीं जगाया। अलमारी खोलकर वो अपने कपड़े देखने लगा कि उसे शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर की याद आई। उसने उन पेपर्स को निकाला। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसने वो पेपर फाड़ दिए। कबीर और माही का प्यार आखिर टेढ़े-मेढ़े रास्ते से होते हुए आज अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। द एंड।